हुए पक्के जर्नलिस्ट हैं। इंक्वायरी कमीशन ने आज तक किसी को कोई इंसाफ नहीं दिया। इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन का कोई फैसला कोई हैसियत नहीं रखता। अब तक जितनी इंक्वायरी हुई है उस इंक्वायरी में बाइंडिंग नहीं, हैसियत नहीं है, रिफर नहीं किए जाए। इंक्वायरी कमीशन, जुडिशियल इंक्वायरी, मैंने 3-4 मजमून लिखे तो खैर वो हंगामा तो हुआ, चुप हो गया। लेकिन अभी भी मैं इंक्वायरी के चक्कर में पड़ते हैं। इंक्वायरी की कोई हैसियत किसी भी मुकदमे नहीं है। उसको तो उसके रिपोर्ट को तो दूसरे केस में रिफर तक नहीं कर सकते, कोई हैसियत ही नहीं है उसके कानूनी। तो ये नतीजा ये हुआ कि वो मामला ऐसे सलटा हुआ रहा। हम लड़ते नहीं हैं, हम कानून का सहारा नहीं लेते हैं, हम चीख पुकार करते हैं, मुजाहिरा करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, हम सेमिनार सिंपोजियम तक आते हैं। कानून को हम छोड़ देते हैं। अगर कानून को खाली पकड़ लीजिए और 10 से 15 जगहों पर कानूनी लड़ाई में भी 1-2 लड़ाई हुई है, जैसे शाहबानो केस की लड़ाई हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई हुई। माफ़ करना, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता हूँ, मगर कानूनी तौर पर जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो लड़ाई नहीं लड़ी। मैं बताऊँ, बेअदबी की माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कि मुझे कोई सज़ा भी दे। मैंने ये भी कहा था कि ऊपर वाले की, अल्लाह की मेहरबानी है, हर साल हज़ारों मस्जिदें बनती हैं, हज़ार मदरसे बनते हैं। मैंने ये कहा, दरख्वास्त की, अभी भी मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से, आपके ताल्लुक़ से, कि 1 साल में 1000 मस्जिद बनवाई जानी है। अगर एक साल में 5000 मस्जिद, 1000 नहीं सुने, 1 साल में 5000 मदरसे बनाने जाने हैं अगर, तो आप क्या कीजिए, उनमें से 300-400 400 मस्जिद को उस साल कम कर दीजिए, मदरसों को कम कर दीजिए, और वो जो पैसा बचे हैं उसको मुकदमे में जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके केसेस के लिए, जो मजलूम इधर से उधर पड़े हुए हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, उस पैसे को लगा दीजिए कौम की शान बचाने के लिए, कानून की शान को दोबाला करने के लिए और जीत हासिल करने के लिए। आप देखिए कि सिनेरियो पलट जाएगा। मगर ये बात समझ में नहीं आती। नुमानी साहब, देखिए हमारे पास एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है बाबरी मस्जिद का। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद यही हिंदुस्तान में उसी आइन के तहत, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की मौजूदगी में, सारे एश्योरेंसेस के बावजूद, हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के एश्योरेंस के बावजूद, वो मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज सवाल ये उठता है कि ऐसे माहौल में, जबकि कानून की कदर करने वालों की जिम्मेदारी थी कि कानून को लागू करते और मस्जिद को बचाते, अगर वही लोग तमाशाई बनते हैं, तो वैसे तमाशाई बनने वाले समाज और वैसी हुकूमतें, वैसी जहन रखने वाली ताकतें और वैसे जहन रखने वाले ओहदे के ऊपर बैठे वाले बड़े बड़े लोग अगर हिफाजत करने के बजाय उसको हवा देने लगते हैं, तो क्या उम्मीद रखी जा सकती है। देखिए ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच यही है कि ताकत जिसके साइड में है वही सब कुछ चलाएगा। अफसोस की बात यह है कि चाहे मुसलमान हो या पिछड़े हिंदू हों, जिनके पास सरमाया नहीं है और जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, उन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अगर वो कोशिश भी कर लेते हैं, मान लीजिए कि कोशिश भी की होगी, कई लोग जुड़े भी होंगे, और हो भी सकता है कि कई लोग नेक नियति से पूरे जोश और जज्बे से उन्होंने काम किया होगा, लेकिन ये मुमकिन हमको नज़र नहीं आता है कि उनके सारी कोशिशों को, नेक नियति के साथ सही डायरेक्शन में चलने वाली कोशिशों को नाकारा कर दिया गया। ये आपको नहीं लगता कि इसमें साजिशी, एक सिस्टमेटिक तरीके से एलिनिएशन का एक मंसूबा है इनके साथ? इसमें कोई शुबा नहीं कि बाबरी मस्जिद का सानिया तो एक बदनुमा दाग है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इस बात को आप मानेंगे कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, 90% हिंदू भाइयों ने इसके बारे में, सुनिए, न सिर्फ साथ दिया बल्कि बोला और ये कहा कि बाबरी मस्जिद का, मैं मानता हूँ, मैं 1000% मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं का जो जज्बा है सेक्युलर और भाईचारा है उसी तरीके से मुसलमानों में है। ये एक अक्सरियत है, हिंदुस्तान की अक्सरियत सेक्युलर है, ये मानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जब मैं कह रहा हूँ हुकूमत में जो लोग हैं, सिस्टम में बहला फुसला कर लोगों का वोट लेने के बाद ताकत तो आ जाती है उनके पास,
वो ताकत का इस्तेमाल गलत होता है अपने मफाद के लिए, लोगों को बांटने के लिए, हुकूमत पे कायम रहने के लिए, सदियों सदियों तक अपनी नस्लों को चलाने के लिए, अपनी सोच और अपनी जो है कारगुजारियों को बनाने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को कायम करने के लिए। ये देखा जा रहा है, आप पूरी 20-25 साल 30 साल की जो कारगुजारी है उसमें ये जाहिर हो रही है बातें। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये एक है सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को फाइट करने के लिए क्या तरीका है? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये तो मैं आपको 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी कंक्लूड कर दूँ कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद हिंदू भाइयों ने जिस तरह से मुजाहरा किया इस बात के लिए कि वो गलत हुआ, ये हमारी बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा असेट है। और हिंदुस्तान में अभी बहुत बड़ी अक्सरियत हिंदू भाइयों की ऐसी है जिसकी वजह से हम लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन अपने मसाइल का हम हल खुद इसलिए नहीं कर पाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कानून का सहारा जिस ढंग से लिया जाना चाहिए नहीं लिया। मगर अब इन मसाइल का हल क्या है? सिर्फ 2 तरीक़ा है। एक तरीक़ा ये है कि जब तक पॉलिटिकल पावर में शेयरिंग मुसलमानों की नहीं होगी, इनके मसले का कोई हल नहीं है। कोई भी इस मसले को हल नहीं कर। देखिए, मुस्लिम लीडर्स की हैसियत देखते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो भी जिस भी पार्टी में है, अगर उस पार्टी का कोई रहनुमा या बड़ा अगर टीवी पे खड़ा है तो ये नीचे निहायत मनहनी सी एक बहुत ही मायूस सी शक्ल बना के लगता है कि बादिले नाखास्ता उनको किसी ने लाके खड़ा कर दिया। कोई हैसियत उनकी नहीं लगती है, कोई शान उसकी नहीं लगती है, कोई ज़ुबान उनकी नहीं लगती है। पार्टी डिसिप्लिन में इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं कि सही बात कहने की कोशिश नहीं करते। बात को शॉर्ट करने के लिए मैं आपसे आखिरी में ये पूछूंगा कि अगर ये जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे मुसलमानों की बात की, एक बेसिक सिंपल फार्मूला, चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात को कि हमारा आइन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जुडिशरी सिस्टम में आज वो अभी भी वो ताकत, वो दम बाकी है कि उसी पे हम जो उम्मीद रख सकते हैं उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे मुसलमानों के मसाइल जहाँ तक है, जैसे इकोनॉमिक लिबर्टी है, एजुकेशन है, वेरियस राइट्स है, ह्यूमन डिग्निटी है, फिर सिक्योरिटी है, और जो केसेस पेंडिंग है कोर्टों में और जिस किस्म के मसाइल को इनको फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी लेवल, डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स, नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट्स, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को एक सुई से मुकाबला करना, एक और उसमें धीरे धीरे सही अगर हमें कामयाबी आनी है तो हमें क्या एक बेसिक सिस्टम क्या बनाने की जरूरत है? सिस्टम बताइए मुझे कि क्या, क्योंकि मैं जैसे हमारा ये शो की बात यह कि बैटल फॉर जस्टिस, हमारी जंग अगर कोर्ट में होगी तो कितनी लंबी होगी, और अगर उसको शॉर्ट करना है तो मुझे क्या इक़दाम करना पड़ेगा? मैं आपको पहले डिस्क्रिमिनेशन के सिलसिले में बताऊँ। देखिए, मैं आधे मिनट में बात कर रहा हूँ तो मैं मुस्लिम वकील हूँ, लेकिन मुझे किसी जगह इस बात का एहसास नहीं हुआ। हिंदू भाइयों ने मुझे बड़े बड़े केसेस दिए और मैं कुछ जगहों पर मैं पैनल पे हूँ, बाज़ाब्ता मशवरा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मुस्लिम हूँ, उन्होंने ये देखा कि मेरिट है, इसके अंदर मेरिट ज़रूर होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरिट है उसके बाद कोई शुबा नहीं है, कोई शुबा नहीं है इसमें कि कहीं लगता है कि मेरिट होने के बाद वो नहीं आ सके या उस पोजीशन पे नहीं जा सके। मगर आम तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, मगर उस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के लिए अपने मेरिट को बढ़ाना पड़ेगा। वो अपनी जगह पर से वो अपनी जगह पर है। मगर तमाम मसले का हल मैं बताता हूँ, सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल पावर में जब तक कि आपका शेयर प्रैक्टिकली नहीं होगा, आपके मसले का कोई हल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब कैसे होगा वो शेयरिंग, कैसे होगी? वो यही होगी, ये बात मुझे कहने दीजिए कि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ मुस्लिम को बसाते खुद अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, और वो उसमें ये कमांड वो करेंगे। मगर जैसे दूसरी पार्टियाँ, कांग्रेस है, मायावती हैं, जयललिता है, और इस तरह के दूसरी पार्टियाँ कमांड वो करती हैं, सबको साथ कर रखा है। मुस्लिम अपनी पार्टी बनाएं, कमांड वो करें, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को सब लेके, हाँ, सेकुलर लेके चलें, शान से लेके चलें, लड़ें पावर को लेने के लिए। पावर अगर आपके पास नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी आपका इस्तेमाल करेंगी और पीछे खड़े होकर के बहुत मायूस सी शक्ल बना करके नजर तो कितनी उम्मीद लगती है आपको कि मुसलमान मुत्तहिद होंगे
اور اس سوچ سے یہ تو بات بہت پرانی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں امید کی بات نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، بالکل صحیح، اور ضرورت ہے تو پھر امید نا امید کی کیا بات ہے، یو ہیو ٹو ایکٹ اپون، یو ہیو ٹو ایکٹ. بٹ اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس لیگل سسٹم ہے، ہمارے ایشوز کو ہمیں لیگل سسٹم میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی زور شور سے ہم کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. اگر ضرورت پڑی تو ہزاروں کیسز کرنا پڑے، ہر جگہ کیس کرنا پڑے. نہیں، پارٹی ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ الگ ہے، جو مسئلوں کا حل ہے جو موجود ہے ہمارے قانون سے جو مل سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے ایک ڈھانچہ ضرور بنانا ہے. مسلمانوں کو ایک ڈھانچہ، لیگل ڈھانچہ بنانے کی ضرورت ہے. ہماری جنگ کورٹ میں پہلے لڑے جائے گی. لیگل ڈھانچے میں آپ ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے ٹاپ سے ٹاپ وکیلوں کا مطلب یہ نہیں ہے خالی قانون وہ جانتا ہو، اس کا درد بھی ہو، محبت بھی ہو، کس سے؟ اپنی کمیونٹی سے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے ہندوستان سے بھی اس کی محبت بھی ہو. اور لیگل سسٹم بنا کے دیکھیے، اس کی لیگل سسٹم بنا کر کے آپ ایک بار لڑ کے تو دیکھیے، تمام مسائل کو قانونی طور پر لڑ کے دیکھ لیجئے کیسے سماج بدلتا ہے. آپ کی بات سے مجھے ایسا لگتا ہے وسیم احمد صاحب کہ ایک مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ضروری آج یہ ہے کہ وہ ان کے مسئلوں کو لیگل ڈھانچے میں طے کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ کوشش کریں اتحاد پیدا کر کر ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ کی کنٹینیوس کوشش کریں، چاہے کتنا ہی وقت لگتا ہو، ہمیں پولیٹیکلی امپاورڈ ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ باتیں کی، اس کے لیے میرا آپ سے پھر ایک بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے. امید کی کرن کہیں دھیمی دھیمی ہوتی ہے، لیکن ایک کرن ہے کہ ہم اگر متحد ہوں اور ہم اپنے مسائل کا حل قانون کے ذریعے اگر حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے قانون جلدی فیصلے بھی نہیں کرتا، یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن ہمارے لیے راستے جو ہے وہ یہی ہیں کہ لیگلی ہم اپنی جنگ کو لڑیں اور ہر سٹیج پر لڑیں، ہر ایشو کو ہم قانون کے دائرے سے حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا اتحاد اور ایسا ماحول ہندوستان میں پیدا ہو جس میں پرائملی ایشوز کے بیسس پہ ہم کو متحد ہونا پڑے گا. آپس کے تفرقوں کو، آپس کے رنجشوں کو ہٹا کر ایک ملک میں اچھے شہری کی طرح، ہندوستانی کی طرح اب سبھی اپنے ہندوستانی بھائیوں کو ساتھ لے کر اپنے مسائل کو ان کی مدد سے بھی حل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. خدا حافظ، السلام علیکم.